नमस्कार साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके लिए सी टेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखते हैं नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को किस योग्य बनाना है। विकल्प नंबर ए, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना। विकल्प बी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। विकल्प सी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के कौशल को अर्जित करना। विकल्प डी, उच्च कक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कक्षा के अधिगम को बाहर के स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छतों पर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है। तो विकल्प ए जोहाड़, विकल्प बी टांका, विकल्प सी बावड़ी और विकल्प डी कुआं। तो जो राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए जो भूमि के अंदर टैंक बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो हमारा विकल्प बी सही होता है, उनको कहा जाता है टांका। प्रश्न नंबर 3, इग्लू यानी कि जो बर्फ का घर होता है इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से बर्फ का उपयोग क्यों किया जाता है। जो इग्लू बर्फ का ही क्यों बनाया जाता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो बर्फ मुफ्त में मिलती, विकल्प ए। विकल्प बी, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। विकल्प सी, बर्फ केवल ठंडे प्रदेशों में ही जमती है। विकल्प डी, ये देखने में सुंदर लगता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बर्फ की दीवारों के बीच हवा की अंदर की गर्मी, हवा की जो परत होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए उसमें गर्माहट महसूस होती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने साथी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। विकल्प ए मच्छर, विकल्प बी रेशम का कीड़ा, विकल्प सी मक्खी, विकल्प डी मधुमक्खी। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है विकल्प बी रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म, जो अपने मादा साथी को कई किलोमीटर दूर से अपने उसकी गंध से पहचान लेता है। प्रश्न नंबर 5, कुनैन नामक दवा किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है और इसका उपयोग किस बीमारी में होता है। प्रश्न नंबर 5 हम देख रहे हैं, जो कुनैन दवा है किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, उसका प्रयोग किस बीमारी में होता है। विकल्प ए नीम की छाल से और डेंगू में इसका प्रयोग होता है। विकल्प बी सिनकोना की छाल से, प्रयोग इसका मलेरिया में होता है। विकल्प सी बरगद की छाल से, टाइफाइड में प्रयोग होता है। विकल्प डी यूकेलिप्टस की छाल से और हैजा में प्रयोग होता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये बनती है सिनकोना के पेड़ की छाल से और उसका प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। प्रश्न नंबर 6, हमारे देश में किस स्थान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यानी कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है, शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है। 2-3 नामों से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, तो विकल्प ए है जैसलमेर, विकल्प बी है लद्दाख, विकल्प सी है मनाली, विकल्प डी है शिलांग। तो जो हमारा लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, बड़े बड़े ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ जमे रहते हैं, तो इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी लद्दाख। प्रश्न नंबर 7, चांगपा लोग अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए पत्थरों की दीवार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए रेमो, विकल्प बी लेखा, विकल्प सी इग्लू, विकल्प डी डोंगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी लेखा कहा जाता है। जो पशुओं के लिए जो पत्थरों की दीवारें बनाते हैं उसमें पशुओं को सुरक्षित रखते हैं उसको कहते हैं लेखा। और जो अपने लिए बांस के टेंट बनाते हैं ये लोग उसको कहते हैं रेमबो। प्रश्न नंबर 8, श्रीनगर की दाल नहीं है, इसका नाम है डल, दाल ना कहकर हम इसको पढ़ेंगे डल। श्रीनगर की जो डल झील है, श्रीनगर की डल झील में तैरते हुए लकड़ी के नक्काशीदार घरों को क्या कहा जाता है। विकल्प ए शिकारा या हाउस बोट, विकल्प बी टेंट, विकल्प सी इग्लू, विकल्प डी टाका। तो इनको कहा जाता है शिकारा या फिर हाउस बोट, विकल्प ए सही हो जाता है, इनको शिकारा या हाउस बोट कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं, उन्हें उड़ने में मदद करती हैं, जो उनको उड़ने में मदद करती हैं कैसी होती हैं। विकल्प ए भारी और मजबूत, विकल्प बी खोखली और हल्की, विकल्प सी कठोर और छोटी, विकल्प डी लचीली और मोटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी, पक्षियों की हड्डियाँ खोखली और हल्की होती हैं जो उनको उड़ने में मदद करती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, यह बात बिल्कुल सही है। इसके घोंसले में किस सामग्री का प्रयोग होता है, हमें ये बताना है। तो केवल सूखी घास और पत्तियां, विकल्प ए, विकल्प बी लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं, विकल्प सी केवल कपड़ा और रुई, विकल्प डी गोबर और मिट्टी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कौवा का जो घोंसला होता है उसमें आपको लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी मिलेगी, पेड़ की शाखाएं मिलेंगी, तो विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 11, कोयल के घोंसले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
विकल्प ए अपना घोंसला बहुत सुंदर बनाती है। विकल्प बी ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। विकल्प सी ये जमीन पर गड्ढा खोद कर अंडे देती है। विकल्प डी ये झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, एक कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा अपने अंडे समझकर उनको पालता रहता है। जब बच्चे निकल के बड़े होते हैं, वो बोलते हैं, उनकी भाषा को पहचान कर कौवा बहुत ही नाराज होता है और उन बच्चों को मारता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड का अपना घोंसला कैसे बनाती है? जो दर्जन चिड़िया होती है, टेलर बर्ड होती है, अपना घोंसला कैसे बनाती है? विकल्प ए पेड़ के तने में छेद करके। विकल्प बी दो पत्तियों को अपनी नुकीली चोंच से सीकर। विकल्प सी पत्थरों के बीच स्थान बनाकर। विकल्प डी मिट्टी से गोल घोंसला बनाकर। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, दो पत्तियों को अपनी नुकीली चोंच से सी कर। टेलर बर्ड जो होती है उसका घोंसला आप देखेंगे तो कपड़े की तरह, जैसे कपड़ा बुना जाता है वैसे बुना हुआ सिया हुआ उसका घोंसला बहुत सुंदर दिखता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी यानी कि वीवर बर्ड की क्या विशेषता होती है? वह अंडों की देखभाल करता है। विकल्प बी वह कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी सबसे अच्छा घोंसला चुनती है। विकल्प सी वह भोजन की तलाश करता है। विकल्प डी वह उड़ नहीं सकता है। ये 13 नंबर है, नर वीवर पक्षी के बारे में है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है नर वीवर जो पक्षी है वो कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा उनमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के अंतर्गत जल थीम पढ़ाते समय बावड़ी का उल्लेख किस रूप में किया जाना चाहिए? विकल्प ए केवल एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में। विकल्प बी पारंपरिक जल संरक्षण और सामुदायिक स्रोत के रूप में। विकल्प सी मनोरंजन केंद्र के रूप में। विकल्प डी केवल सजावटी संरचना के रूप में। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बावड़ी का उल्लेख किया जाना चाहिए पारंपरिक जल संरक्षण एवं सामुदायिक स्रोत के रूप में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम खोजने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किए थे? विकल्प ए मीठा मटर, स्वीट पी। विकल्प डी साधारण मटर, गार्डन पी। विकल्प सी गुलाब। विकल्प डी सरसों। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी साधारण मटर के पौधे पर, गार्डन पी पर। प्रश्न नंबर 16। सूर्यमणि किस राज्य की जंगल की बेटी के रूप में जानी जाती है? सूर्यमणि किस राज्य की जंगल की बेटी के नाम से जानी जाती है? विकल्प ए ओडिशा। विकल्प बी झारखंड। विकल्प सी छत्तीसगढ़। विकल्प डी बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 16 का विकल्प बी, झारखंड की बेटी के नाम, झारखंड में जंगल की बेटी के नाम से जानी जाती है सूर्यमणि। प्रश्न नंबर 17। सूर्यमणि द्वारा कुरुख भाषा को, संस्कृत को बचाने के लिए खोले गए केंद्र को क्या कहा जाता है? सूर्यमणि ने जो कुरुख भाषा को बचाने के लिए खोला एक सांस्कृतिक केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? विकल्प ए तोरंग। विकल्प बी जंगल अधिकार। विकल्प सी संवर्धन। विकल्प डी कुरुख सभा। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए तोरंग। सूर्यमणि द्वारा जो कुरुख भाषा और संस्कृत के बचाव के लिए केंद्र खोला गया जिसको तोरंग कहते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैंने वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपको दुकान से जो आप खरीदेंगे प्रैक्टिस सेट उसमें अक्सर ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं। परीक्षाओं में यही प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। आप निश्चित ही 100% की तो गारंटी नहीं दे सकता मैं, लेकिन 95% प्रश्न आप सही कर सकेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट को देखकर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जंगल अधिकार कानून 2007 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 मुख्य रूप से किसे अधिकार प्रदान करता है? विकल्प ए ठेकेदारों को पेड़ काटने का। विकल्प बी जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस भूमि पर उपज का अधिकार। विकल्प सी केवल विदेशी पर्यटकों को। विकल्प डी केवल राज्य सरकार के वन विभाग को। तो इसका हमारा 18 का सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस भूमि पर उपज का अधिकार है। वो उस भूमि को बेच नहीं सकते लेकिन उस पर उपज मतलब कृषि कर सकते हैं, उस पर जो उपज पैदा होगी वो खुद ले सकते हैं, मतलब खेती करने का अधिकार। सिंपल सी बात है, 25 सालों से जो लोग रह रहे हैं जंगल में खेती करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है वन अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 19। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए QR कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए छात्रों से ऑनलाइन शुल्क लेना। विकल्प बी पाठ से संबंधित डिजिटल एवं पूरक सामग्री उपलब्ध कराना। विकल्प बी केवल परीक्षा परिणाम दिखाना। विकल्प सी शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी पाठ से संबंधित डिजिटल एवं पूरक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। जो QR कोड आजकल तो जितनी भी प्राइमरी और जूनियर लेवल की सरकारी स्कूलों की किताबें हैं हर पाठ में QR कोड होता है, उसको आप स्कैन करेंगे दीक्षा पोर्टल पर तो आपको वहाँ पर उसका संबंधित वीडियो और
वीडियो के रूप में और टेस्ट के रूप में आपको कंटेंट मिलेगा। तो इसका उद्देश्य होता है पाठ से संबंधित डिजिटल एवं पूरक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 20, ईवीएस कक्षा में अवलोकन और रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? विकल्प ए, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। विकल्प बी, बच्चों को किसी पौधे घटना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने व चित्र विवरण बनाने को कहकर। विकल्प सी, परिभाषाएं रटवाकर। विकल्प डी, गृहकार्य देकर। तो हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी, बच्चों को किसी पौधे घटना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने व चित्र या फिर विवरण बनाने को कहकर ईवीएस की कक्षा में अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में रोल प्ले या नाटक मंचन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? विकल्प ए, विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति का विकास करना। विकल्प बी, केवल समय बिताने का साधन। विकल्प सी, केवल मनोरंजन करना। विकल्प डी, अनुशासन बनाए रखना। तो इस 21 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति का विकास करना। प्रश्न नंबर 22, भोजन पकाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है? विकल्प ए, तलना। विकल्प बी, भाप में पकाना। विकल्प सी, भूनना। विकल्प डी, बेक करना, यानी कि फ्राइंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग। कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, भाप में पकाना भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि है स्टीमिंग। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, हमारे देश में किस राज्य में सरसों के तेल में बनी मछली खाना लोग पसंद करते हैं? विकल्प ए, गोवा। विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। विकल्प सी, केरल। विकल्प डी, तमिलनाडु। तो कौन से राज्य में सरसों के तेल में बनी हुई मछली लोग खाना पसंद करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 24, नारियल के तेल में पकी हुई मछली, समुद्री मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं या कहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है? विकल्प ए, गोवा। विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। विकल्प सी, बिहार। विकल्प डी, असम। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं क्योंकि उधर साउथ में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, नारियल पर्याप्त उपलब्ध है नारियल का तेल। और जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, ईवीएस में थीम आधारित यानी कि थीम बेस्ड अप्रोच अपनाने का मुख्य कारण है? विकल्प ए, विषयों को सीमाओं से परे एक दूसरे से जोड़ना और संपूर्णता में समझाना। विकल्प बी, पाठ्य पुस्तकों में बोझ को बढ़ाना। विकल्प सी, अध्यापक के कार्यों को कठिन बनाना। विकल्प डी, केवल परीक्षा आधारित पढ़ाई कराना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, विषयों को सीमाओं से परे एक दूसरे से जोड़ना और संपूर्णता में समझाना। प्रश्न नंबर 26, ब्रेल लिपि में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 8, विकल्प डी 10। 4 डॉट, 6 डॉट, 8 डॉट, 10 डॉट। तो कितने डॉट्स होते हैं? तो जो ब्रेल लिपि होती है इसमें 6 डॉट्स होते हैं। इसमें हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। विकल्प सही होता है हमारा बी, 6 डॉट्स पर आधारित होती ब्रेल लिपि। प्रश्न नंबर 27, लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे जिन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का विकास किया था? तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। वो किस देश के निवासी थे? विकल्प ए, फ्रांस। विकल्प बी, जर्मनी। विकल्प सी, इंग्लैंड। विकल्प डी, अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस के निवासी थे। विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 28, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक 4 मुख्य घटक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या क्या आवश्यक है? विकल्प ए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। विकल्प बी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल तथा मिट्टी। विकल्प सी, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जल। विकल्प डी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है और जल जमीन से। 4 चीज़ें फोटोसिंथेसिस में आवश्यक होती हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल का उदाहरण है? विकल्प ए, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन। विकल्प बी, परिभाषा याद रखना। विकल्प सी, उत्तरों की नकल करना। विकल्प डी, पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प ए, वर्गीकरण। विकल्प ए, वर्गीकरण करना यानी क्लासिफिकेशन करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सीखने के लिए आकलन का सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सीखने के लिए आकलन का सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सहपाठियों द्वारा अवलोकन और रचनात्मक प्रतिपुष्टि। विकल्प बी, केवल वार्षिक लिखित परीक्षा। विकल्प सी, ग्रेडिंग और
रैंकिंग देना, विकल्प डी केवल उपस्थिति रजिस्टर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प ए, सहपाठियों द्वारा अवलोकन और रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सीखने के लिए आकलन का सबसे उपयुक्त उपकरण माना जाता है। तो 30 प्रश्न हमने सही किए। आप भी कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।